सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपना टॉपिक चल रहा था धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें अपनों ने बात की कि धातु के सामान्य गुण क्या है, अधातु के सामान्य गुण क्या है, और उसके बाद अपनों ने बात की रासायनिक अभिक्रियाओं की। और लास्ट में अपनों ने पढ़ा था कि धातु की अगर अम्ल से क्रिया कराएं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, H2 गैस। ठीक है, तो बात करते हैं इससे आगे और कौन से रासायनिक अभिक्रिया जो अपने धातु से करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो इसके बाद बात करें, अगर धातु की अपने जल से क्रिया कराएं तो अपने को क्या मिलेगा। धातु की किससे क्रिया कराएं, जल से। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, धातु में अपनों ने प्रकार पढ़े थे 3, जिसमें एक तो उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और एक पढ़ा था निम्न क्रियाशील। तो अपने बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने उच्च क्रियाशील धातु की। उच्च क्रियाशील धातु, अब देखो जल की बात करें तो जल के रूप होते हैं। तो जल में ठंडा जल भी होता है, गर्म जल भी होता है, और जल का एक रूप होता है भाप। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जल को अपने गर्म कर देते हैं तो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, भाप के रूप में। तो वही बात है कि अगर अपने उच्च क्रियाशील धातु ये किससे क्रिया करेगा, तो ध्यान रखना है किससे क्रिया करेगा, ठंडे जल से। ठंडे जल से क्रिया, और ठंडे जल से क्रिया करेगा तो ये क्या देगा, क्षार, जिसको अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्साइड ही क्या होता है, क्षार। ठीक है, जैसे अपने बात करें सोडियम ले, और सोडियम की किससे अभिक्रिया कराएं, ठंडे जल से, H2O। ठीक है, और ये जल कैसा है, ठंडा। तो इससे अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा अपने पास, हाइड्रोक्साइड। एक तो ये बनेगा, यानी H2 तो मुक्त होएगा ही, साथ में क्या होगा, ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो H2 निकल गया, पीछे क्या रह गया, NaOH। ठीक है, तो इसको समीकरण संतुलित करने के लिए 2 लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, 2NaOH। ठीक है, तो ठंडे जल से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और उसे क्या बोलते हैं अपने, क्षार। ठीक है, तो ये किससे होगी, उच्च क्रियाशील धातु। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने मध्यम क्रियाशील धातु की। मध्यम क्रियाशील धातु, तो क्या यहाँ पे तो अपनों ने उच्च क्रियाशील में धातु लिख लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। उसी तरह अपनों ने मध्यम क्रियाशील धातु भी लिखे थे, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये कौन से जल, यानी ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा, गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, या भाप से करेगा। तो उच्च क्रियाशील के लिए आंसर क्या होगा, ठंडे जल से। मध्यम क्रियाशील के लिए आंसर जो होगा वो गर्म जल से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा धात्विक ऑक्साइड, सॉरी धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड। तो ये तो बात होगी यहाँ पे कि अपने बात करें मध्यम क्रियाशील किससे क्रिया करेगा, गर्म जल से। तो इसमें अपनों ने बात की थी एक तो मैग्नीशियम और एक क्या होता है, जिंक। तो पहले मैग्नीशियम को क्रिया कराते किससे, गर्म जल से। ठीक है, तो गर्म जल से कराएंगे तो क्या प्राप्त आएगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH इसके ट्वाइस। ठीक है, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ही, ये तो फिक्स रहेगा, हाइड्रोजन तो बाहर निकलेगा ही। ठीक है, तो ये तो बात होगी यहाँ पे मैग्नीशियम की अगर गर्म जल से अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है अपने को, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, धात्विक। और जिंक की भी बात कर लें, जिंक के लिए भी अगर इसकी गर्म जल से अभिक्रिया कराएं 2H2O, तो क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोक्साइड, वो भी कौन सा, धात्विक, यानी ZnOH ट्वाइस, और ये यहाँ से क्या निकलेगा, H2 बार। ठीक है, तो ये तो बात होगी कौन सी, जो अपनों ने बात की कि उच्च क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील। अब उसके बाद बात करते हैं अपने निम्न क्रियाशील धातु की। तो सी अपने पास निम्न क्रियाशील धातु। पहले अपनों ने बात कर ली कि ठंडे जल से अभिक्रिया होगी, गर्म जल से अभिक्रिया होगी,
तो जो निम्न क्रियाशील है ये न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगे और न ही गर्म जल से अभिक्रिया करेंगे। तो ये किससे अभिक्रिया करेंगे? भाप से। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे? धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, 90। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, ना कि क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये ना तो किससे अभिक्रिया करते हैं? ठंडे जल से, और न ही गर्म जल से। तो ये अपने को ध्यान रखना है, निम्न क्रियाशील धातु किससे अभिक्रिया करता है? भाप से। कैसे? जैसे निम्न क्रियाशील में अपनों ने बात की, एक तो मरकरी हो गया, जैसे Hg को अपने भाप यानी H2O, ठीक है, इससे क्रिया कराएं तो आपके पास क्या बनेगा? ये बनेगा मरकरी, क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड। और इसमें वही बात, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और क्या रहेगी? ऊष्मा। अब विक्रिया अगर ना ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ये ध्यान रखना है कि जो आप जिस धातु से क्रिया करा रहे हैं तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि अपने किस से क्रिया करा रहे हैं, भाप से करवा रहे हैं, ठंडे जल से करा रहे हैं या गर्म जल से करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि धातु की अगर जल से क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है। उसी तरह अपने बात करें कि धातु की अगर अपने अधातु से क्रिया कराएं तब क्या प्राप्त होगा? धातु की अधातु से क्रिया कराएं तब क्या प्राप्त होगा? तो धातु और अधातु के लिए अपनों ने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी वो यहाँ पे अप्लाई होगी। कैसे? जैसे यहाँ पे धातु की बात करें अपने, ये मान लो धातु है और इसकी अभिक्रिया करानी किससे? अधातु से। तो ध्यान रखना है, इससे क्या प्राप्त होगा? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कैसे? जैसे मान लो धातु है और धातु के लिए अपनों ने पढ़ा था ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये बनाता है धनायन। ठीक है, और इसी तरह अधातु की बात करें तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋणायन। सही है, तो एक तो क्या बनाता है? धनायन, और एक क्या बनाता है? ऋणायन। ठीक है, अब देखो धनायन और ऋणायन इनके मध्य कौन सा बल लगेगा? प्लस है और नेगेटिव है, तो ध्यान रखना कौन सा बल लगेगा। प्रतिकर्षण तो सेम अगर चार्ज है तभी लगता है, तो ये क्या लगेगा? आकर्षण, आकर्षण बल। और कई बार पूछ लेते हैं कि आकर्षण बल ये लगेगा कैसे, तो ध्यान रखना परबल वैद्युत आकर्षण बल, परबल वैद्युत आकर्षण बल। और इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बल। आयनिक बल, आयनिक बल वही है जो आयनिक बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो निर्माण कैसे करते हैं ये पता ही चल गया, इलेक्ट्रॉन तैयार कर ये धनायन बनाते हैं और ये ऋणायन बनाते हैं, तो इनका मध्य कौन सा बल हो गया? आकर्षण बल। और इसी को ही क्या बोलते हैं? आयनिक बल। ठीक है, इसलिए क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक। जैसे जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्या धातु, और क्लोरीन क्या हो गया? अधातु। तो ये क्या बन गया आपके पास? NaCl। तो इसको 2 से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? आयनिक यौगिक। उसी तरह मान लो जिंक है, आयोडीन है, इनका भी अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? ये जिंक। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? आयनिक ऑक्साइड। ये प्लस पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आयनिक यौगिक। तो ये तो बात होगी किसकी? कि आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक कई बार गुण पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आयनिक यौगिक के गुण। तो यहाँ पे अपने बात करें आयनिक यौगिक के गुण, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने, तो ध्यान रखें इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, तो वो अपने को ध्यान रखना है इसकी भौतिक अवस्था। तो इसकी जो भौतिक अवस्था वो कैसी है? ठोस। ठीक है, और अगर पूछे कि इसमें जो गलनांक है वो कैसा रहता है, तो गलनांक की बात करें, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, तो गलनांक कैसा रहता है? उच्च यानी हाई। तो एक तो बात होगी कौन सी? भौतिक अवस्था कैसी है इसकी? ठोस। गलनांक कैसा है इसका? उच्च। किसकी बात करें? आयनिक यौगिक के गुण की। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? अभी बात की, इनमें होता है आकर्षण बल। अभी बात करके इनमें कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। ठीक है,
उसके बाद बात करें अपने इसकी कठोरता की, तो कठोरता में बात करें अपने कठोरता, तो कठोरता कैसे होता है, कठोरता भी क्या होता है, उच्च। ठीक है, तो बात करें भौतिक अवस्था, ठोस होती है, गलनांक कैसा उच्च होता है, कठोरता कैसा होता है, वो भी उच्च रहती है। उसके बाद बात करें विद्युत के चलन की, यानी विद्युत का चलन कैसा होता है। विद्युत का यानी विद्युत की चालकता। देखो विद्युत की चालकता में एक तो बात करेंगे अपने ठोस में। ठीक है, देखो ठोस अवस्था में विद्युत का चलन नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें विद्युत का चलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं इसमें, अपसेंट। इलेक्ट्रॉन अपसेंट होने के कारण ठोस अवस्था में विद्युत का चलन नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, अपनों ने ये बात की ना ठोस अवस्था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपसेंट रहने के कारण इसकी जो विद्युत की चालकता है वो नहीं होगी। ठीक है, यानी विद्युत का चलन नहीं होगा। उसके बाद बात करें, ये ठोस है और यहाँ पे आ जाएगा जलीय, या क्या बोलते हैं इसको, गलित अवस्था, जलीय या गलित अवस्था। अब इसमें विद्युत का चलन होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, इसमें स्थित रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट रहेगा। तो बस यही अपने को गुण ध्यान रखने हैं कि जो अपने आपके पास आयनिक यौगिक के गुण हैं उसमें एक तो ध्यान रखना भौतिक अवस्था इसकी कैसी है, ठोस, गलनांक पूछे तो कैसा है, उच्च, और उसके बाद पूछे कठोरता कैसी है, उच्च, विद्युत का चलन पूछे तो दो तरीके से बताना है। ठोस अवस्था में तो विद्युत का चलन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अपसेंट। जलीय और गलित अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इसलिए इसका क्या होगा, विद्युत का चलन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये डायग्राम है जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने अधातु, ये तो हो गए धातु जो अपनों ने मेन जो भी आपके पास फैक्ट बनते थे वो सारे अपनों ने पढ़ लिए। बात रही रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो इनमें क्या करना आपको ये ध्यान रखना है, धातु अधातु मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक, ये अपने को ध्यान रखना है। निम्न क्रियाशील धातु किससे अभिक्रिया करते हैं, भाप से, और उच्च क्रियाशील ठंडे जल से, मध्यम क्रियाशील कैसे करते हैं, गर्म जल से। बस ये डायरेक्ट अपने को ध्यान रखना है, और बाकी ये गुण है ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अधातु, अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि अधातु की अगर अपने वायु से क्रिया करें, अधातु की वायु से क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना कि अधातु की वायु यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो अपने को प्राप्त होगा यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपने इसके अभिक्रिया कराएं तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो SO2। ठीक है, तो ये तो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे फास्फोरस हो गया, उसके भी अभिक्रियाएं करें तो क्या बनता है वो, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो वो अपने को डिटेल में नहीं जाना, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अगर अपने अधातु अधातु से विक्रिया करें तब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अपने को सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखनी है और डेफिनेशन के हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे अधातु और अधातु इन दोनों की विक्रिया कराएं तो अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो ये क्या होगा आपके पास कि दोनों जो चार्ज है वो सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बन जाएगा, ऋण आयन, और ये भी क्या बन जाएगा, ऋण आयन। अब ये देखो दोनों जो चार्ज है वो क्या है, सेम, नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण बल, यानी दूर दूर जाएंगे। तो इसी चीज से बचने के लिए, अब देखो आकर्षण बल होगा तो दोनों क्रिया करने के लिए पॉसिबल है।
अपवर्तिकरण होएगा तो दूर दूर भागेंगे। इसलिए इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, साझा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का साझा करना ही क्या कहलाता है, सहज संयोजक बंध। सहज संयोजक बंध। अब सहज संयोजक बंध क्यों बनता है, अष्टक पूरा करने के लिए। इलेक्ट्रॉन साझा तभी करता है जब अष्टक क्या हो, पूरा हो। ठीक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए। अब ये अष्टक पूरा कैसे होएगा, तो ये भी अपने ध्यान रखें। तो ये डेफिनेशन अपने बन गई सहज संयोजक बंध की। इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए यानी अष्टक पूरा करने के लिए क्या बनता है, सहज संयोजक बंध। ठीक है, अब जैसे मान लो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, और क्लोरीन की बात करें बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, ये होते हैं 7। दो योगी 2 4 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अगर अपने पूरा करें, 2 पूरा करें, ठीक है, तो क्या करेगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा, साझा कर लेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी क्या कर लेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, साझा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अष्टक इनके क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने इसके हिसाब से बात ना करें, जो इसके बाह्यतम कोश में इसको मैं यहाँ पे ले जाऊं, जैसे ये क्लोरीन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसको पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन ले आते हैं, और हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन आई तो ये आ जाएगी, ये देखो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास दोनों अगर चार्ज सेम है, ऋण है, तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का साझा, जिसको क्या बोलते हैं, सहज संयोजक बंध। क्या करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये तो बात होगी किससे, अधातु की, अधातु से क्रिया करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल ध्यान रख ले अपने, जैसे H2 की Cl2 से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, 2HCl। ठीक है, ये अपनों ने एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ली। और क्या हो सकता है, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन की हाइड्रोजन से करवाएं तो ये बन गया आपके पास CH4। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, अधातु की अधातु से अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या प्राप्त होता है, सहज संयोजक बंध होता है, लेकिन प्राप्त क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, प्राप्त होता है सहज संयोजक, सहज संयोजक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि कौन, अधातु की अधातु से अभिक्रिया कराएं सहज संयोजक यौगिक प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपने अधातु की, किससे क्रिया कराएं, धातु से। तो देखो बात एक ही है, चाहे धातु की अधातु से क्रिया कराओ या अधातु की धातु से क्रिया कराओ, हमेशा क्या बनेगा आपके पास, जो अपनों ने बात की थी आयनिक यौगिक। ठीक है, तो ये अपनों ने पढ़ ही लिया, किसमें, धातु में, धातु की अधातु से क्रिया कराएं तब क्या होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी अधातु की। अब अपना जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है उपधातु। ठीक है, तो बात करते हैं अपने उपधातु, उपधातु। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उपधातु की बात करें तो टोटल उपधातु कितने अपने पास, 7। कितने हैं, 7। तो यहाँ से अपने अगर इसको ठीक से ध्यान रखें तो ध्यान रखना, बस्सी, गई, आस, सब, ते, पौ, ये याद रखना अपने को। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, उसके बाद और भी इसके ट्रिक है, जैसे याद ध्यान रखना, बबलू सिंह जी असली साबुन तेल पाउडर। ठीक है, बबलू सिंह जी असली साबुन तेल पाउडर लगाकर आए। ठीक है, तो 2 ट्रिक है जो अपने को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ये है कि बस्सी गई आज सप्ते पौ, ये हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कई बार भूल जाते अपने, बबलू सिंह जी असली साबुन, ये नीचे क्या आएगा, तेल और पाउडर। ठीक है, तेल पाउडर लगाकर आए। ठीक है, अब यहाँ पे बी को क्या बोलते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटीमनी, ये हो जाएगा टेल्यूरियम, लास्ट आपका पोलेनियम। ये पोलेनियम वही है जो सबसे ज्यादा क्या बनाता है, समस्थानिक, कितने 42। तो ये हो गए कितने 7, जो अपने को ध्यान रखना है 7 क्या है, उपधातु। तो इससे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से उपधातु नहीं है, निम्न में से उपधातु है, ठीक है। और कई बार इनके नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, जैसे टी है गई, एस जैसे एस बी है तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन। तो अपने को डायरेक्ट यही ध्यान रखना है। उसके बाद अपने को जो ध्यान होना चाहिए वो है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु की बात करिए, मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु वो होते हैं दो या दो से अधिक जो धातु है वो कौन सा मिश्रण बना ले, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, उसे ही क्या कहते हैं, मिश्र धातु, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो बात करें मिश्र धातु है, मिश्र धातु में एक वर्ड है समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और इनका जो रेशो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निश्चित, ठीक है। तो मिश्र धातु की डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक धातु कैसा मिश्रण बना ले, समांगी मिश्रण, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात करें इसकी जरूरत अपने को क्यों पड़ती है, यानी मिश्र धातु बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो एक तो जरूरत पड़ती है अपने को संक्षारण, संक्षारण से बचाव के लिए, ठीक है, संक्षारण से बचाव के लिए। संक्षारण क्या होता है, जैसे जंग लग जाती है लोहे पे, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, जिंक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक तो इसलिए यूज किया जाता है किसका, मिश्र धातु के लिए। और किस लिए यूज किया जाता है, और कठोरता के लिए, ठीक है, मजबूती बढ़ाने के लिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है, तो एयर जैसे मशीनों में यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मिश्र धातु का, यानी यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनको बढ़ाने के लिए। अब ये सब काम हो जाएगा तो इसकी जो उपयोगिता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है मिश्र धातु, एक तो डेफिनेशन और एक इसके गुण, यानी इसको किस प्रकार यूज करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि मिश्र धातु कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं। एक होता है कांसा, तो कांसा कैसे मिलकर बनता है, सी और एस एन से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कांसा, या क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। जो आपने मेडल देखे होंगे ब्रॉन्ज मेडल, तो इससे मिलकर बनता है सी प्लस एस एन से, ठीक है। उसके बाद पीतल की बात करें तो पीतल के लिए किससे बनता है, कॉपर और जिंक, ठीक है, पीतल, यानी सी और जेड एन से। अगर शॉर्ट में याद रखो तो वैसे याद रख लो पिताजी, पी से पीतल, तांबा और ये जिंक, ठीक है, कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा। उसके बाद बात करें Cu और एल्यूमिनियम को अगर मिक्सर कर दें तो क्या बनेगा, इसको बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। अब ये रोल्ड गोल्ड क्या होता है, जैसे आप कृत्रिम आभूषण जो मार्केट में खरीदे जाते हैं वो किससे बनाते हैं, रोल्ड गोल्ड, यानी इसमें कॉपर और क्या होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता है, कृत्रिम आभूषण में। और एक क्वेश्चन पूछ लिया गया आरएस में, उसमें पूछा है जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर किससे बनता है, पीतल और निकल से, इसको क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन ये नहीं पूछा किससे मिलके बना है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें सिल्वर की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखना है इसमें जो सिल्वर की मात्रा होती है 0%, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब पीतल अपनों ने बात की, पीतल किससे बनता है, सी और जेड एन, तो यहाँ पे Cu प्लस जेड एन प्लस निकल, तो ये आ जाएगा जर्मन सिल्वर, ठीक है। उसके बाद गन मेटल, गन मेटल किससे बनता है, पीतल और किससे बनता है, कांसे से। तो पीतल और कांसे से मिलके क्या बनता है, गन मेटल। आपने देखा होगा बंदूक है, तो बंदूक की गोली किससे बनती है, लेड और आर्सेनिक से, और उसके ऊपर गन मेटल चढ़ाया जाता है, तो किससे, पीतल और कांसे से। तो पीतल को अपने ने पता ही क्या लिखते हैं, Cu प्लस जेड एन, और कांसे को Sn, ठीक है। उसके बाद बात करें बंदूक की, तो बंदूक किससे बनता है, अभी बताया था, लेड और आर्सेनिक। बंदूक की गोली जो बनती है वो किससे बनती है, लेड और आर्सेनिक से, ठीक है।
उसके बाद बात करें, एक होता है इम्प्योर गोल्ड, ये बनता है सोना और कॉपर, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या बनता है, ये इम्प्योर गोल्ड, यानी गोल्ड होता है लेकिन वो होता कैसा है, इम्प्योर, ठीक है। तो ये है कॉपर और तांबा। उसके बाद बात करें फ्यूज तार के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना किसके लिए, फ्यूज तार, फ्यूज तार के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना किसका यूज किया जाता है, सोल्डर मेटल के, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा लेड और टिन। तो ये तो बात होगी फ्यूज तार की। तो सीधा पूछ लेते हैं सोल्डर मेटल किस लिए यूज किया जाता है, फ्यूज तार के लिए। फ्यूज तार अगर आपसे पूछ ले मिश्र धातु कौन सा है, तो लेड और कौन सा है, टिन है, ठीक है। उसके बाद बात करें नाइक्रोम की, नाइक्रोम, तो नाइक्रोम किस लिए यूज होता है, जो हीटर में जो तार यूज होती है वो कौन सी है, नाइक्रोम, ठीक है। किस में यूज किया जाता है, हीटर की तार में। तो इसमें क्या आ जाएगा, नाइक्रोम, देखो वर्ड से पता चल रहा है, नाइक्रोम यानी निकल और क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद बात करें टेलीफोन की जो तार है, टेलीफोन की तार के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना सिलिकॉन ब्रोंज का, सिलिकॉन ब्रोंज, ठीक है। तो ब्रोंज तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो इसको तो अपने लिखे सिलिकॉन यानी क्या आ जाएगा, SI। तो यहाँ पे SI प्लस Cu प्लस SN, ठीक है। उसके ये तो हो गया टेलीफोन के लिए। उसके बाद बात करें जो कांस्य का जो पदक होता है उसमें कौन सा मिश्र धातु होता है, तो ध्यान रखना कांस्य के जो पदक है उसमें जो होता है वो होता है फास्फोरस, फास्फोरस ब्रोंज, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ब्रोंज हो रहा है, तो ये Cu प्लस SN तो फिक्स आएगा, Cu प्लस SN यानी टिन, और फास्फोरस है तो फास्फोरस के लिए क्या लगाओगे, P, ठीक है। तो कांस्य पदक में पूछे आपसे कि इसमें कौन सी मिश्र धातु है, फास्फोरस, Cu प्लस टिन। उसके बाद बात करें एक आ जाता है आपका जंगरोधी स्टील, जंगरोधी स्टील, तो इसमें किसका यूज किया जाता है, इस्पात का, और इस्पात को ही क्या बोलते हैं, स्टील, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, स्टील। तो इसमें किसका यूज किया जाता है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, और क्या हो गया, कार्बन। तो इसका यूज किया जाता है किसका, इस्पात यानी स्टील के लिए, किस लिए, जंगरोधी स्टील बनाने के लिए, ठीक है, यानी जंग ना लगे, निकल, क्रोमियम, आयरन और कार्बन। तो ये तो होगी मिश्र धातु जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने को ध्यान रखने हैं। ऐसे और भी अपने पास मिश्र धातु हैं, तो बाकी के जो मिश्र धातु उनकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आज की जो वीडियो थी ये भी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें अपने धातु, अधातु और उपधातु अपने को डायरेक्ट ध्यान रखने के साथ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 2 ट्रिक बता दी, दोनों में से जो अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपनों पढ़ी मिश्र धातु, और मिश्र धातु में अपनों ने ये पढ़ी ली कि कांसा क्या होता है, पित्तल क्या होता है। इसमें ये पूछ लेते हैं मिश्र धातु, और यूजेस से थ्रू अपनों ने ये बात के लिए फ्यूज तार, हीटर तार, टेलीफोन, कांसा पदक, जंगरोधी स्टील, ठीक है। तो ये अपने को बार बार अब रिविजन करेंगे तो अपने को क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।